नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम मोहब्बत की खामोशी एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त, अलवर। रात हो चुकी थी और मीरा महल वापस आ चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। अब उसने एक राजस्थानी साड़ी पहनी हुई थी और कान में नाजुक से झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। जब वह महल में आई थी तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया था, पर जब वह फिर अपने कमरे में नीचे आई तो उसने देखा कि महल में घर का कोई भी सदस्य नहीं है। यह सब देखकर उसे चिंता होने लगी है। फिर भी वह अपनी चिंता को एक साइड रखते हुए किचन में काम कर रही एक सेवक को पूछती है, मासा और बाकी सब अभी तक आए नहीं? सेवक मीरा की बात सुनकर अपना सर झुका कर कहती है, कुंवर रानी शाह, बाकी सब आज नहीं आएंगे। और हुकुम रानी शाह, कुछ काम हुआ से तो जयपुर गई से, और आपके वास्ते और कुंवर शाह वास्ते हमने खाना बना दिया है। फिर मीरा दूसरा सवाल पूछती है, और रिद्धि और सिद्धि दिख नहीं रही है? सेवक फिर से मीरा को जवाब देती हैं, बड़े राजकुमारी और छोटे राजकुमारी वह भी रानी साहब के साथ ही गए हैं, और काकी सा काका सा दोनों परसों सुबह आने वाले हैं। इतना कहकर वह सेवक फिर से अपना काम करने के लिए जुट जाती है। वहीं आज मीरा के सिवाय महल में कोई नहीं था। आर्यन भी आज ऑफिस से आया नहीं था और मीरा को अकेले महल में रहकर बोरियत हो रही थी, इसलिए वह महल के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है जहाँ पर एक आर्टिफिशियल घाट बना हुआ था और घाट के पानी में दिए जल रहे थे। मीरा वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और अपने दोनों पाँव पानी में डाल देती है और कुछ सोचने लगती है और घाट के शांत पानी को देखने लगती है। फिर वह सोचते सोचते अपने मन में कहती है, क्या हमारी ज़िंदगी में आम लोगों की तरह जीवन लिखा है या नहीं? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने कई सारी मुसीबतों का सामना किया है। बचपन में माँ बाबा शाह हमें बहुत प्यार करते थे और उसी के साथ साथ हमें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ जैसे तैसे वहाँ पर सेटल हुए और कुछ साल रहे और फिर से राजस्थान आना हुआ तो अपनों ने ही अपनों के साथ मौत का खेल खेला। जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकले और गुजरात में रहे। फिर कुछ साल बाद हमारी ज़िंदगी में आर्यन नाम का तूफान आया और ना चाहते हुए भी हमें राजस्थान आ गए। शायद भगवान ने हमारी किस्मत में जंग और अपनों का साथ छूटना ही लिखा है। हम जिससे इतना प्यार करते हैं, हमारी बहन और भाई, आज वह भी हमसे दूर है। इतना मन में कहकर मीरा सामने जलते हुए दिए को देखने लगती है। ऐसे ही उसे बैठे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। मीरा का ध्यान आसपास नहीं रहता है। वहीं दूर खड़ा आर्यन मीरा को देखते रहता है। आर्यन ऑफिस से आ चुका था और उसे भी महल में कोई नहीं दिखा तो वह भी इसी घाट पर आ गया, पर उसे पता नहीं था कि मीरा भी यहाँ पर है, इसलिए वह दूर खड़ा रहकर मीरा को निहार रहा था। ऐसे ही मीरा को देखते देखते उसके मन में भी कई सारे ख्याल आने लगते हैं। मीरा को देखते देखते वह अपने मन में कहता है, आज तुम्हें देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। यह सुकून किस बात का है, इसका एहसास हमें बिल्कुल पता भी नहीं है और हम रखना भी नहीं चाहते हैं। हम जिस मीरा को जानते हैं वह इतने शांत कभी नहीं थी। जब पहली बार मुलाकात हुई तो आप गुंडों को पीट रही थी और दूसरी बार मुलाकात हुई तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद हमारी शादी और आपको छोड़कर हम राजस्थान आ गए। हमें आपसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप हमारे पीछे पीछे अपना बदला लेने के लिए खुद राजस्थान चल कर आएंगी। आप आई, हमें अच्छा लगा। इस मन को एक ख्याल आया, पर हमने उस ख्याल को उसी दिन उस ख्याल को अपने मन के कोने में कहीं दफन कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपके साथ कभी नहीं रह सकते। आज आपके चेहरे पर जितनी शांति दिख रही है ना, उतनी शांति हमने आपके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। जब हम एकलिंग जी के मंदिर गए, हम पर हमला हुआ और आपने उस आदमी को जिंदा मार दिया। आपके चेहरे पर एक गुस्सा और आपकी आंखों में प्रतिरोध की ज्वाला देखी, पर हमने उसे भी अनदेखा कर दिया। पर आज इस शांत थमे हुए पानी को देखे या आपके चेहरे को, क्योंकि दोनों के ही अस्तित्व से दोनों अलग हैं। अगर जल प्रलय आ जाए तो वह हजारों लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है और आपको गुस्सा आ जाए तो आप भी उसी जल प्रलय की तरह सीधे निकल पड़ती हैं अपनी दुश्मनी की ओर। इतना कहते ही आर्यन मीरा के चेहरे को देखने लगता है। मीरा अपने पैर
पानी से निकालकर घाट से उठने लगती है। वह खड़ी होती है और ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है कि तभी उसका एक पैर फिसल जाता है और वह सीधे जाकर पानी में गिर जाती है और पानी में गिरने की जोर से आवाज़ होती है, छपाक। वहीं आर्यन मीरा को पानी में गिरते देखता है तो झट से उसकी ओर भागता है। वह देखता है कि मीरा पानी में डूब रही है। वहीं मीरा पानी में डूबते हुए चिल्लाती है, हमें बचा लो कोई, हमें तैरना नहीं आता, हमें बचा लो कोई, हमें तैरना नहीं आता। वह इतना कहती है और अपने हाथ पैर झटकने लगती है। वही आर्यन भी आव भाव नहीं देखता, ना ताल देखा, वह भी सीधा पानी में कूद पड़ा और मीरा के पास जाने लगा। वहीं मीरा भी अब पानी में डूब रही थी। आर्यन भी तैरते हुए मीरा के पास जा रहा था और वह मीरा को डूबने से बचा लेता है। उसने मीरा को एक हाथ से कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और एक हाथ से तैरते हुए वह घाट की सीढ़ियों की तरफ आता है। मीरा पानी में गिरने से बेहोश हो चुकी थी। उसके मुंह और नाक में पानी चला गया था। आर्यन उसे घाट के सीढ़ियों के पास लाकर उसे लिटा देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वह बेचैनी से मीरा के गाल को थपथपाते हुए कहता है, उठो मीरा, मीरा, उठो, उठो मीरा, उठो प्लीज़, होश में आओ, होश में आ जाओ मीरा। मीरा फिर भी होश में नहीं आती है। आर्यन के अनेकों प्रयासों के बाद भी मीरा होश में नहीं आ रही थी। आर्यन के मन में कुछ आता है और वह मीरा के पेट की तरफ बढ़ता है और मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही वह अपने दोनों हाथ से मीरा के पेट को दबाने लगता है। आर्यन के ऐसा करते ही मीरा के मुंह से पानी निकलने लगता है। आर्यन 2-3 बार ऐसे ही करता है और थोड़ी थोड़ी देर में मीरा के मुंह में से पानी निकलता है। मीरा को अभी भी होश में ना आते देख उसे बेचैनी होने लगती है और वो बेचैनी में कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह मीरा के मुंह की तरफ बढ़ता है और उसके करीब जाकर उसके नाक के पास दोनों उंगलियों से चेक करता है। फिर पता चलता है कि मीरा की सांसें चल नहीं रही है, इसलिए वह डर जाता है। उसके मन में ख्याल आता है, वह उसे करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह मीरा के नाक को अपने अपने एक हाथ से पकड़ता है और अपना मुंह मीरा के होठों पर करीब ले जाता है। फिर वह उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह मीरा को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल चलने लगते हैं। फिर वह अपने आप को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन देने के लिए मीरा के बेहद करीब चला जाता है, पर तभी मीरा की आंखें खुलती है और वह आर्यन को अपने इतना करीब देखकर हैरान हो जाती है और चौंक जाती है। फिर वह अपनी दोनों हाथों की कसर मुट्ठियां बंद करती है और जोर से आर्यन को धक्का देती है। आर्यन इन सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह दूर जाकर गिरता है। गनीमत यह भी था कि वह दोनों घाट के ऊपर वाले हिस्से में आ गए थे, इसलिए आर्यन जमीन पर गिरा। मीरा की इस हरकत से आर्यन भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मीरा बिना कुछ कहे होश में आ गई और बिना कुछ करे होश में आ गई। वहीं आर्यन मीरा की इस हरकत पर उसे घूर कर देख रहा था। वहीं मीरा जोर जोर से खांस कर आर्यन की तरफ देख रही थी और जोर जोर से खांस रही थी। फिर वह आर्यन की तरफ घूर कर देखती है और उसे देखते हुए बोलती है, मुझे टपकाने का प्लान था, जो मेरी नाक बंद कर दी थी आपने। अच्छा हुआ मुझे एंड मौके पर होश आ गया, वरना आज आप मेरा राम नाम सत्य करवा कर मानते और यहाँ से मेरी अर्थ ही उठती। तुम पति हो या जल्लाद हो, जो मेरी बेहोशी में भी मुझे मारना चाहते हो। फिर वह भगवान को नमन करते हुए कहती है, अच्छा हुआ भगवान, आपने मुझे होश में ला दिया, वरना आज मैं अपने दरबार में होती। मेरी उम्र ही क्या है जो आप मुझे मारना चाहते थे। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है। आर्यन मीरा की इन बातों पर उसे घूर कर देखता है, जैसे कि उसे अभी आंखों से मार देगा। आर्यन मीरा को गुस्से से देखता है और उसे बोलता है, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। अच्छा होता तुम वहीं डूब कर मर जाती और ना मैं तुम्हें बचाता। वह कहते हैं ना, नेकी कर दिया और दरिया में डाल। वैसे तुम हो, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। आज से तुम डूब भी रही होगी ना, तो मैं बचाने नहीं आऊँगा, उल्टा वहाँ पर तुम्हें डुबाने आऊँगा। मैं तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ऐसी बातें सुना रही हो। कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मुझे तुम्हारे पल्ले बना दिया। आर्यन यह सब मीरा को देख कर कह रहा था।
मीरा आर्यन किस बात पर उससे कहती है, बड़े आए मुझे बचाने, अगर आप बचा रहे होते ना तो ऐसे मेरा नाक नहीं दबाते, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। इतना कहकर वो फिर से हाँफने लगती है। फिर वह इधर उधर देखती है और फिर आर्यन की तरफ देखती है और उससे बोलती है, देखते जाओ आप, मासा आई ना तो मैं आपके बारे में उन्हें ज़रूर बताऊंगी, कैसे आपकी बेटी ने मुझे मारने का प्रयास किया। फिर वह अबला नारी जैसे एक्ट करने लगी। हे भगवान, कैसा पति दिया है तुमने मुझे, पति है या जल्लाद जो मुझे मारने पर तुला है। पहले इस पति ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, अब मैं यहाँ इसके साथ रहने आई तो यह मुझे मारने को चला आया। आर्यन उसका ऐसा नाटक देखकर गुस्से में आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, बस करो ना, बस करो ना, कितना ओवर एक्टिंग करोगी। अगर तुम्हें अगर तुम एक एक्ट्रेस होती ना तो तुम्हें ज़रूर इस एक्टिंग के लिए जूते और डंडे पड़ते। फिर वह मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, मैं तो तुम्हें बस किस ऑफ लाइफ दे रहा था। मीरा आर्यन की इस बात पर उससे कहती है, ठरकी इंसान, आप मेरे साथ बेहोशी की हालत में यह सब कर रहे थे। और फिर से वह अपना रोना रोने लगती है। भगवान, तूने पति के रूप में मुझे शक्ति कपूर क्यों दे दिया रे, यह तो बेहोशी में भी मेरा फ़ायदा उठा रहा है। सही कहते हैं लोग ठरकी होते हैं। आज मैंने इस आदमी की ठरक देख ली है और मेरा मर्द जात से विश्वास उठ गया है। आर्यन अब मीरा की इन बातों से तंग आ जाता है और वह मीरा के करीब जाकर उसके गाल को पकड़कर कहता है, अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना कब से मुझे ठरकी ठरकी कह रही हो ना, अभी मैं मेरी ठरक दिखा दूंगा। मीरा फिर भी नहीं रुकती और बोलती है, मैंने सच ही कहा था, आदमी जात ठरकी होती है। आर्यन फिर से मीरा पर गुस्सा करते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप कर, मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो तुम्हें यहीं किस कर लूंगा। आर्यन की इस बात पर मीरा डर जाती है और चुपचाप वहीं पर बैठी रहती है। फिर आर्यन मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, किस ऑफ लाइफ का मतलब है EAV। मीरा किसी डरी सहमे बच्चे की तरह आर्यन से पूछती है, अब यह EAV किस चिड़िया का नाम है। आर्यन मीरा को ऐसे देखता है जैसे किसी एलियन को देख रहा हो और फिर उससे एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है, तुम्हें सच में इसका मतलब नहीं पता है। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए लाचार नजरों से कहती है, मैं आपकी तरह ठरकी नहीं हूं ना, इसलिए। मीरा की इस बात पर आर्यन उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है और कहता है, यह क्या बार बार ठरकी ठरकी लगा रखा है, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ओके। मीरा सिंह सोलंकी, खुद को इतना सुंदर मत समझो कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट लूं। और तुम्हें एक बात बता दूं, EAV एक्सपायर्ड एयर वेंटिलेशन कहते हैं और आसान भाषा में CPR कहते हैं। वही मैं तुम्हें देने का प्रयास कर रहा था क्योंकि तुम्हें होश नहीं आ रहा था और मैं डर गया था। मीरा आर्यन की इस बात पर उससे कहती है, डर किस बात से गए थे, आपको तो खुश होना चाहिए था ना, मैं पानी में गिरकर मरने वाली थी तो आपका पीछा जो छूटता। आर्यन उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ मेरे परिवार से। अगर तुम इस तालाब में मर जाती तो कल 100 बातें हमारे खिलाफ होती कि हमने हमारी पत्नी का ख्याल नहीं रखा, वह मर गई। क्या लोग ऐसा कहते, या फिर लोग ऐसा कहते कि आर्यन सिंह राठौर ने अपनी पत्नी को मार डाला। और मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, पहले एक बार तुम मेरी रेपुटेशन को गिरा चुकी हो, अब मैं यह सब नहीं होने देता, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा था। अगर तुम्हें मरना है ना, इस महल के बाहर जाकर मरो, यहाँ नहीं। इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। वहीं मीरा उसे जाते हुए देख रही थी और अजीबोगरीब मुंह बना रही थी और उसे देख कर फिर से अजीबोगरीब मुंह बनाते हुए कहती है, बड़े आए मुझे बचाने, बस मेरा ध्यान नहीं था, वरना मुझे फिर से यह पागल बना देते। और कैसे कहते हैं, उनकी एक्शन करते हुए कहती है, मुझे रेपुटेशन की बहुत चिंता है। अरे जाओ जाओ जी, आपकी रेपुटेशन की किसको पड़ी है। सुबह का वक्त अजमेर के शाही महल में महेंद्र सिंह अजमेर अपने बेटे बेटी और पत्नी के साथ नाश्ता कर रहा था, कुछ बातें भी कर रहा था। उनके चेहरे के भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि बातें कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। फिर महेंद्र सिंह अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, शैतान सिंह तो पागल हो रहा है। सुनीता महेंद्र सिंह की बातों पर ध्यान देते हुए कहती है, वह पागल क्यों हो रहा है, आपको पता है। महेंद्र सिंह अपने चेहरे पर डर के भाव लाते हुए कहता है, जीजी ने कहा था, जो सालों पहले हमने मौत का खेल खेला था वह फिर से होने वाला है और इस बार शिकार हम होने वाले हैं। सुनीता महेंद्र की इस बात पर हंसते हुए कहती है, आप इतना डर रहे हो,
वह काल कोठरी में बंद रहकर पागल हो गई है और आप उसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। महेंद्र सुनीता की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, मैं पागल नहीं हूँ जो उसकी बातों पर यकीन करूँ। मैं इसलिए यकीन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले किसी अनजान शख्स ने शैतान सिंह के यहाँ पर बम धमाका किया और उसे चिट्ठी मिली और उसने जो 7 साल पहले किया था वह सारा काम लिखा हुआ था और उसने धमकी भी लिखी हुई थी। सुनीता ने कहा, कैसी धमकी जी? महेंद्र उसकी बात पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जो हमने 7 साल पहले किया था उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसे चेतावनी भी दी थी कि कुछ महीनों में ही वह फिर से आएगी और जोधपुर को अपना असली वारिस देगी और फिर से उसे सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक करेगी और जिसे मरा हुआ समझ रहा है वह जिंदा है। सही वक्त आने पर वह सामने आने वाली है। वहीं महेंद्र सिंह का बेटा और बेटी इन बातों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। महेंद्र सिंह का बड़ा बेटा जिसका नाम शेखर था वह अपनी बहन सुमन से कहता है, इन्होंने जो पाप किए हैं वह इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इन्होंने रिश्तों को मजाक समझकर अपनी सगी बहन को मारने की कोशिश की और अब जब इतिहास फिर से दोहराने वाला है तो इनकी फटकी चार हो गई है। सुमन ने अपने बड़े भाई को देखते हुए कहती है, भाई साहब धीरे बोलिए, अगर पापा ने सुन लिया ना तो हमारी लंका लगा देंगे। दोनों शांत बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इन दोनों की वार्तालाप से हमें एक बात पता चल जाती है, महेंद्र का बेटा और बेटी उन दोनों के साइड बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो इनसे बिल्कुल लेना देना भी नहीं है। महेंद्र सिंह और अपनी पत्नी से बातें करते करते वह नाश्ता कर रहा था। तभी बाहर एक जोर का धमाका होता है। धमाका होते ही महेंद्र जो कि नाश्ता कर रहा था वो एकदम से अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। उसी के साथ साथ उसकी पत्नी सुनीता भी नीचे गिर जाती है। वहीं शेखर और सुमन दोनों टेबल के नीचे झुक जाते हैं। धमाके के प्रभाव से पूरा महल हिलने लगता है। वहीं वहां पर लटका हुआ झूमर भी नीचे गिर जाता है और जोर की आवाज़ के साथ कांच इधर उधर फैल जाता है। इन सब हालातों को देखकर महेंद्र सिंह डरने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, कुछ तो बुरा होने वाला है। अब जो मैंने कर्म किए हैं उसकी सज़ा मुझे मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद धमाका शांत होता है और जब महेंद्र सिंह ने हालातों को अपने अंदर पाया तो वह टेबल के नीचे से बाहर निकलता है और बाहर जाकर देखता है कि महल के सामने जितने भी लोग पहरा दे रहे थे, जो भी उसके लोग थे, वह सारे मौत की नींद सो चुके हैं। यह धमाका शैतान सिंह के यहाँ का धमाका से भी बहुत बड़ा था। तभी एक आदमी जो कि एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था वह भागते हुए आता है और महेंद्र सिंह से कहता है, हुकुम सा, यो चिट्ठी मन्ने धमाके के पास से मिली से। चिट्ठी को देखकर महेंद्र सिंह की तो हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर वह कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को लेता है और पढ़ने लगता है। चिट्ठी में सबसे पहले लिखा हुआ था, खम्बा खड़ी मामा शाह और मामी शाह। धमाके की आवाज़ से आपको पता तो चल चुका होगा और आपके प्रिय मित्र और हमारे सौतेले चाचा शैतान सिंह ने भी आपको बता दिया होगा। तो मैं पॉइंट पर आती हूँ। तुमने और तुम्हारे उस साले और बीवी ने 7 साल पहले जो कर्म किए थे ना, उसकी सज़ा बनकर आ गई हूँ। यह धमाका तुम जो देख रहे थे ना, यह तो बस ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 3 दिन बाद रिलीज होगी। तो अपने उस कमीने साले के साथ और आपके प्रिय मित्र शैतान सिंह को भी लेकर आना, क्योंकि अब मुंह दिखाई का वक्त आ गया है। इसलिए तुम चारों के लिए तोहफा तो बनता है और वह तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। बस 3 दिन के बाद शुरू होगा अपना असली खेल और इस खेल की खिलाड़ी होगी मैं और तुम होगे मेरे शतरंज के प्यादे। अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखना, कहीं महल में घुसकर कोई उसे गोली ना मार दे। इतना पढ़ते ही पीछे से गोली चलाने की आवाज़ आती है। महेंद्र डर जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो गोली उसकी पत्नी के पीछे चली थी, जो कि सीधे दीवार पर जा लगी। वहीं उसकी पत्नी डर से नीचे बैठ गई थी और अपनी छाती को सहला रही थी। वहीं उसकी दोनों बेटी और बेटा उसको सहारा दे रहे थे। फिर से वह लेटर में ध्यान देता है। लेटर में आगे लिखा हुआ था, इतनी जल्दी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मामा जी। तुम तो मेरे कंस मामा हो, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। बस थोड़ा डरा रही थी और 3 दिन बाद खेल खेलूंगी तो चलती हूँ। यहाँ पर महेंद्र सिंह का पूरा परिवार डर के साए में जीने लग गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अलवर राजमहल में, अलवर के शाही महल में सब लोग अपने काम के लिए निकल गए थे। वहीं मीरा पत्रलेखा जी से कुछ बात करने के लिए उनके कमरे में आई हुई थी। वहीं पत्रलेखा जी सवेरे ही जयपुर से आ गई थी। पत्रलेखा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उन्होंने अपने कमरे में मीरा को देखा तो वह मीरा से पूछ बैठी, आप यहाँ क्या कर रही हैं मीरा? आपको कुछ कहना है?
मीरा पत्रलेखा जी की ओर देखकर उनके पास चलकर आती है और उनके पैरों के पास बैठकर अपना सिर उनकी गोदी में रख देती है। मीरा की इस हरकत से उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर अपना एक हाथ मिलाकर सिर पर फिर आने लगती हैं। पत्रलेखा जी मीरा के सिर को सहलाते हुए कहती हैं, क्या बात है मीरा, जो आज आप हमारे पास चली आई? मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ हमें आज आपकी बहुत ज़रूरत है। हमने हमारे लिए कुछ ज़रूरी फैसले लिए हैं और उन फैसलों से यह परिवार खतरे में आ सकता है, पर हम क्या करते, हमने यह ले लिए। पत्रलेखा जी मीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, आप जो काम कर रही हैं और आपने जो फैसले लिए हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही इस परिवार में किसी को। आप जो कहना चाहती हैं या जो करना चाहती हो वो पूरे मन से कर सकती हैं, क्योंकि इस परिवार पर मेरा जितना हक है आपका भी उतना ही है। मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, हम 3 दिन बाद एक खेल की शुरुआत करने वाले हैं। उस खेल में जिन जिन ने हमारे परिवार को मारा है उन उन लोगों को शामिल कर रहे हैं और हम हमारे परिवार का इंतकाम लेने के लिए इस खेल को रच रहे हैं। इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हम यहाँ रहें या नहीं। मीरा की यह बात सुनकर पत्रलेखा जी मीरा को मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप इस खेल को अकेले खेल रही हैं, हमें भी इस खेल में शामिल कर लीजिए ना। हम भी आपका कृष्णा बनकर साथ देंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते इस जंग में आप अकेली हो, क्योंकि आपके माता पिता हमारे बेहद करीबी दोस्त थे और आप उनके लिए बदला लेना चाहती हो तो हम भी इस बदले में शामिल हो सकते हैं। ऐसी बात रहेगी तो आपको इस घर में कोई छू भी नहीं सकता और ना ही कोई निकाल सकता है जब तक हम यहाँ पर जिंदा हैं। मीरा पत्रलेखा जी की बात पर कुछ नहीं कहती है, बस उन्हें देखती रहती है। फिर पत्रलेखा जी मीरा को अपनी तरफ ऐसे देखती है तो बोली, ऐसे मत देखो, क्योंकि तुम नहीं भी कहती ना तो भी हम तुम्हारा साथ देते। बस एक बात का ध्यान रखना, इस बदले की आग में खुद को इतना मत जला लेना कि तुम खुद को ही भूल जाओ। तुम्हारे पीछे पूरा जोधपुर है और यह अलवर भी, तो अपना ख्याल रखना और जोधपुर को उसका असली उत्तराधिकारी देना। पत्रलेखा जी से बात करने के बाद मीरा निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अगर आर्यन को पता भी चलेगा तो पत्रलेखा जी उसे बचा लेंगी। वहीं उसे पत्रलेखा जी पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह उसे अपना बदला लेने में मदद करेंगी। ऐसे ही करते करते आज का दिन बीत जाता है और मीरा के लिए नई सुबह का आगाज होता है। यह नई सुबह मीरा के लिए बहुत से संकट लाने वाली थी, क्योंकि आज आर्यन को मीरा के बारे में कुछ ऐसा पता चलने वाला था जिससे मीरा की जिंदगी में एक नया तूफान भी आ सकता है। दोपहर का वक्त हो रहा था। आर्यन अपने ऑफिस में कुछ फाइलें चेक कर रहा था और उन पर साइन कर रहा था। वह आज भी मीरा के बारे में ही सोच रहा था। तभी आर्यन के कैबिन का दरवाजा कोई खटखटाता है। आर्यन उस आवाज़ को सुनकर दरवाजा खटखटाने वाले से कहता है, कम इन। कोई बाहर से दरवाजा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है। वह शख्स कोई और नहीं, आर्यन का असिस्टेंट संग्राम था। आर्यन की नज़र संग्राम पर पड़ जाती है तो वह संग्राम को देखते हुए कहता है, तो क्या खबर लाए हो आज? क्योंकि तुम्हें दिया हुआ 5 दिन का समय आज खत्म हो गया है। मुझे जल्दी से जल्दी मीरा सिंह सोलंकी के बारे में बताओ। संग्राम आर्यन की इन बातों पर आर्यन को ऐसे देखता है जैसे कि किसी पागल इंसान को देख रहा हो। वह अपने मन में कहता है, इस आदमी को जरा भी सब्र नहीं है। कहाँ बेचारी कुंवर रानी शाह भागी जा रही हैं। इनके महल में तो रहती हैं, पर मजाल है उनसे कोई सवाल पूछ ले। हो वहीं आर्यन संग्राम को ऐसे अपनी तरफ देखते देख उससे कहता है, अगर मेरी बुराइयां खत्म हो गई हो तो मुझे जानकारी चाहिए, वह दे सकते हो? संग्राम आर्यन की इस बात पर उससे कहता है, सर मैं आपकी बुराइयां नहीं कर रहा था, बस मैं कुछ सोच रहा था। संग्राम यह इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि आर्यन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी आर्यन उसे कुछ नहीं कहता है और जानकारी देने के लिए बोल देता है, जानकारी दो। संग्राम अपने हाथों की फाइल्स आर्यन के सामने उसे थमाते हुए कहता है, मुझे अब तक जितनी भी जानकारी मिली है वह सारी इन फाइलों में है। आर्यन संग्राम के हाथ से एक फाइल को लेता है और पढ़ने लगता है। उस पर ऐसी ऐसी जानकारी थी जिससे आर्यन हैरान होता जा रहा था। फिर आर्यन संग्राम की तरफ देखते हुए कहता है, मीरा का संबंध गुजरात के शाही घराने से है। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर संग्राम आर्यन की तरफ देखते हुए कहता है, यही नहीं कुंवर रानी शाह मीरा 7 साल पहले ही गुजरात आई थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और उनका सरनेम मुझे आज पता चल चुका है। उनका सरनेम है रावत।
आर्यन यह सब जानकर हैरान हो जाता है और हैरानी से संग्राम की तरफ देखते हुए कहता है, संग्राम, हमें नहीं पता रावत सरनेम, हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। संग्राम आर्यन को देखते हुए अपने मन में कहता है, कितने भुलक्कड़ है मेरे सर, अभी कुछ दिन पहले इनकी शादी मालिनी रावत से होने जा रही थी, उसी के सरनेम भूल गए, क्या बात है। फिर आर्यन को सोचते हुए संग्राम से कहता है, और जानकारी पता चली इनके बारे में। संग्राम अपना मुंह शाड़ा करके अपने मन में कहता है, हाँ हाँ, मुझे से निकालो सारी जानकारी, मैं गूगल हूँ ना जो आपकी टाइप करते ही मैं आपको जानकारी दे दूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी टाइम लगता है जानकारी इकट्ठा करने में। फिर वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, सर इनका संबंध राजस्थान से है। कुंवर रानी सा 7 साल पहले राजस्थान से गुजरात चली गई थी। हाँ, और उनका संबंध कहीं ना कहीं जोधपुर से भी है, क्योंकि यह गुजरात जाने से पहले जोधपुर में थी। आर्यन आश्चर्यजनक नज़रों से संग्राम की तरफ देखते हुए कहता है, तो इसलिए मुझे मीरा का सरनेम इतना जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि जोधपुर के शाही खानदान के सरनेम भी रावत हैं और कहीं ना कहीं मीरा का संबंध जोधपुर के शाही घराने से भी है। फिर वह संग्राम से ठंडी आवाज़ में कहता है, और इसकी बहन वह कहाँ है इस वक्त। संग्राम फिर से अपने मन में कहता है, इन्हें चैन से रहना पसंद नहीं है, यहाँ मुझे चैन से रहने देना पसंद नहीं है, हर बार मेरे सुकून की वाट लगा देते हैं। अब इन्हें कुंवर रानी सा की बहन के बारे में भी जानना है। क्या अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जो इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। शादी से पहले यह कर लिया होता ना, तो आज खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी होती। भगवान, मेरा जल्दी पीछा छुड़ाओ इस दुष्ट आदमी से। संग्राम को फिर से यूँ सोचता देख आर्यन संग्राम से फिर से कहता है, मैंने कहा तुम्हें मीरा की बहन कहाँ है। संग्राम आर्यन की तरफ देखते हुए सहमी हुई आवाज में कहता है, सर कुंवर रानी सा की बहन नहीं, एक भाई भी है। आर्यन यह सुनकर और भी चौंक जाता है, क्योंकि आज आर्यन के सामने अनेकों प्रकार के धमाके हो रहे थे। संग्राम आगे बताते हुए कहता है, कुंवर रानी शाह और उनके बहन भाई तीनों जोधपुर से 7 साल पहले गुजरात गए थे, और वहाँ पर उनका ध्यान राजकोट के राजा विजय सिंह ने रखा था, और फिर उनकी बहन उन्हें शोभनाथ लेकर आई, और उन्होंने ही मीरा और उनके भाई और बहन का ध्यान रखा। उनके भाई के बारे में हमें एक और जानकारी पता चली है। आर्यन महल की नजाकत को समझकर संग्राम से धीरे से पूछता है, कौन सी बात तुम्हें पता चली। संग्राम आगे बताते हुए कहता है, कुंवर रानी शाह का भाई पिछले 7 सालों से कोमा में है, और कुंवर रानी शाह ने उन्हें अपनी बहन के साथ कहीं भेज दिया है, शायद अमेरिका। वहीं आर्यन मीरा की सच्चाई को जानकर सोच में पड़ गया था कि मीरा कौन है और उसका जोधपुर से क्या संबंध है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान मीरा ज्योति के साथ कुछ काम कर रही थी। ज्योति काम करते हुए मीरा से कहती है, आपने सही फैसला तो लिया है ना राजकुमारी। मीरा ज्योति की इस डर को समझकर कहती है, आप डरिए मत ज्योति, हमने सही फैसला लिया है। कब तक हम छुप कर वार करते हैं, अब हमें सामने से वार करने का मौका मिल रहा है, तो हम इस मौके को गवा नहीं सकते। कब तक छुप पाएंगे हम उन दरिंदों से, और कब तक ऐसे यूं ही चुप बैठे रहेंगे हम। अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। बस कल का ही दिन है हमारे पास, फिर उसके बाद एक ऐसा शतरंज का खेल शुरू होगा जिससे महेंद्र और उसके साले और हमारे प्रिय चाचा के होश उड़ जाएंगे। मैं मेरी अगली चाल ऐसी चलूंगी जिससे वह समझ नहीं पाएंगे, और ऐसे में ही खुद को बर्बाद कर बैठेंगे। अजमेर में और जोधपुर में इतने दिन से जो शांति पसरी हुई है, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब होगा असली खेल शुरू। अब खेली जाएगी एक ऐसी खून की होली जिसे कोई अपनों को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर मीरा ज्योति की तरफ देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, गोपाल जी को जल्दी से कह दीजिए हमारे आदमी को तैयार रखने के लिए, क्योंकि वक्त आ गया है रन में उतरने का और आमने सामने ही इस खेल को खेलने का। ज्योति हाँ में सिर हिलाकर मीरा की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के महल का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था। महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ पधारा था। महेंद्र सिंह शैतान सिंह से बात करते हुए कहता है, वह सच में आ गई है और उसने हमें परसों एक रेगिस्तान में बुलाए हैं। महेंद्र सिंह की बात सुनकर शैतान सिंह बोला, अब हमें जाना ही होगा। देखें तो सही कौन सा नया दुश्मन पैदा हुआ है, क्या वही है जो हम समझ रहे हैं, या कोई हमारी दुश्मनी का फायदा उठा रहा है जो हमारे काले अतीत को जानता है। महेंद्र सिंह कुछ नहीं कहता, बस टुकुर टुकुर शैतान सिंह को देखता रहता है। अब इन सब के मन में खौफ पनपने लग गया था, क्योंकि इन लोगों ने जो काले कर्म किए थे पिछले दिनों, वह अब सजा देने के लिए मीरा के रूप में आ चुके हैं।
इन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मीरा और कोई नहीं उसकी ही राजकुमारी है। यह बस उनके दुश्मनों के सामने वह सच ऐसे आएगा जिससे इनकी हस्ती हिल जाएगी और यह कुछ ना करने में टैबदल होंगे। रात के 9 बज रहे थे। सब लोग खाना खाकर हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी के बाजू में बैठी हुई थी। वही रिद्धि और सिद्धि और ज्योति तीनों एक साथ बैठे हुए थे। जयदेव जी और माधुरी जी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। मतलब सब लोग अपने पार्टनर के साथ बैठे थे। रिद्धि और सिद्धि और ज्योति को छोड़कर आर्यन और मीरा दोनों अलग ही बैठे हुए थे, क्योंकि कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वैसे ही एक सोफे पर चूहे बिल्ली कैसे रह सकेंगे। सिद्धि अपने परिवार वालों को देखते हुए कहती है, बाबा सा, माँ सा, बाकी के मेरे परिवारजनों, आज कुछ अलग करते हैं। सब लोग सिद्धि की बात सुनकर एक साथ कहते हैं, क्या अलग करना है हमें आज। मीरा भी सिद्धि को कन्फ्यूजन से देख रही थी। सिद्धि सबकी तरफ देखते हुए बोलती है, आज हम बोर हो रहे बाबा, बाबा सा, इसलिए हम आज अंताक्षरी खेलना चाहते हैं। क्या आप भी खेलना चाहेंगे। सिद्धि सबकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। तभी बच्चों जैसे खुश होते हुए माधुरी जी बोलती है, अरे वाह सिद्धि बेटा, आपने हमारी मुंह की बात छीन ली। हम भी कब से अंताक्षरी खेलना चाहते थे। माधुरी जी की बात सुनकर पत्रलेखा जी बोलती हैं, ठीक है फिर आज सब लोग परिवार के साथ मिलकर समय बिताएंगे और अंताक्षरी खेलेंगे। जगत सिंह जी कहते हैं, तो चलो टीम बुला लो अपनी अपनी। रिद्धि कहती है, ठीक है, हम सारी लड़कियां और आप सारे लड़के और आदमी चलेगा। रिद्धि का प्लान सबको पसंद आता है और सब लोग उस पर हामी भर देते हैं। टीम बांटना शुरू हो गया था। रिद्धि की टीम में सिद्धि, मीरा, पत्रलेखा जी, माधुरी और ज्योति। वहीं आदमियों की टीम में आर्यन, जगत सिंह जी, जयदेव जी, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। एक साइड में मर्द बैठे थे और दूसरी साइड महिलाएं बैठी हुई थी। तभी शिकायत करते हुए जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, रानी शाह, यह तो नाइंसाफी हुई। आपकी टीम में 6 लोग, हमारी टीम में बस 3 ही लोग। जगत सिंह जी के इतना कहते ही बाहर से एक आवाज आती है, अरे काका साहब, हम भी हैं आपकी टीम में, हमें मत भूल जाइएगा। यह बात सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर अर्जुन और उसका छोटा भाई विवेक था। सारे मर्द उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ। अर्जुन और विवेक दोनों आर्यन और उसकी टीम के पास चले जाते हैं। अगर आप लोगों को अर्जुन के बारे में पता नहीं है तो मैं सिर्फ एक बार बता देती हूँ। अर्जुन सिसोदिया उदयपुर के बड़े कुंवर और विवेक सिसोदिया उदयपुर के छोटे कुंवर हैं और यह दोनों आर्यन की मासी के बेटे हैं। हमने पहले आपको अर्जुन से मिलवाया था और इस एपिसोड में हम आपको विवेक से मिलवा रहे हैं। आगे इन दोनों पात्रों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। अर्जुन और विवेक दोनों ही आर्यन की टीम के पास जाकर बैठ जाते हैं। पत्रलेखा जी विवेक को देखते हुए कहती हैं, कब आए। विवेक, विदेश से। विवेक पत्रलेखा जी के सवाल पर कहता है, मासी, हम कल शाम लंदन से वापस आ गए थे और आपसे मिलने आ गए, भाई साहब को लेकर। सब लोग विवेक की बात से मुस्कुरा देते हैं। वहीं बीच में सबको टोकते हुए जगत सिंह जी कहते हैं, रानी साहब, यह बातों में टाइम बर्बाद ना करें और खेल को शुरू करते हैं। पत्रलेखा जी जगत जी की तरफ घूर कर देखती हैं और कहती हैं, बहुत उतावले हो रहे हो खेलने के लिए, चलो खेलते हैं। तो मैं बता दूं, गर्ल्स टीम की कैप्टन है मीरा और बॉयज़ टीम का कैप्टन है आर्यन। पहले गाने की बारी आर्यन की टीम में से जगत सिंह जी की जाती है। सब लोग जगत सिंह जी आर्यन मस्ती में चेयर्स करते हुए जगत सिंह जी से कहते हैं, दिखा दीजिए बाबा साहब, हम भी किसी से कम नहीं। अर्जुन हंसते हुए जगत सिंह जी से कहता है, काका साहब, हमारी इज्जत का सवाल है, एक अच्छा सा गाना गा दीजिए। उसके पीछे पीछे विवेक भी हंसते हुए कहता है, सही कहा अर्जुन भाई ने, काका साहब, अब तो आपको गाना ही होगा। जयदेव जी जगत सिंह जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाई साहब गा दीजिए और इन महिला मंडल की बोलती बंद कर दीजिए। वहीं महिला मंडल टीम में सब लोग चिल्ला रहे थे। जगत सिंह जी को भी उत्साह आ जाता है और वह पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए गाना शुरू करते हैं। उनके गाने के बोल कुछ ऐसे होते हैं, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुशवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। यह गाना सुनते ही पत्रलेखा जी शर्मा जाती हैं। पत्रलेखा जी को शर्माते देख मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ सा, आप शर्मा रही हैं। वहीं मीरा की बात सुनकर माधुरी जी कहती हैं, जी आप इस उम्र में भी शर्मा रही हैं, आप तो कतई जहर निकली। वह कहते हैं ना, नाउमर
बचपन की दिल बचपन का, वैसा ही आपका भी। पत्रलेखा जी माधुरी जी की बात सुनकर उन्हें आंखें दिखाते हुए कहती है, माधुरी कभी कहाँ कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलती हो। अरे चुप करो। और मैं शर्मा नहीं रही हूँ, वह शब की तरफ देखते हुए कहती है। वहीं जगत सिंह जी को यह गाना गाते देख सब लोग उन्हें कहते हैं, वाह क्या गाना गाया आपने। आर्यन जगत सिंह जी से कहता है, बाबा क्या गाने की शुरुआत की है आपने। वहीं सब लोग एक एक कर अपनी विचार रखने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद गाना खत्म हो जाता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। मीरा जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहती है, बाबा साहब तो कतई रोमांटिक निकले, आप तो बिल्कुल किशोर कुमार हैं। मीरा की बात पर सब लोग हामी भरते हैं। अब बारी पत्रलेखा जी के गाने की आती है। अब बारी पत्रलेखा जी के गाने की थी। सब लड़कियां पत्रलेखा जी को सपोर्ट करते हुए कहती हैं, आप भी एक रोमांटिक गाना गा दीजिए और दिखा दीजिए इन मर्दों को कि हम महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। पत्रलेखा जी अब गाना शुरू करती हैं। उनके गाने के बोल कुछ ऐसे थे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्कुराए, मन में तुम ही मुस्कुराए, अखियों के झरोकों से। कुछ देर बाद गाना खत्म हो जाता है। गाना खत्म हो जाने के बाद सब लोग पत्रलेखा जी के लिए तालियां बजाते हैं और मीरा पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आपने तो बहुत अच्छा गाया। वहीं मर्दों का चेहरा तो उतर चुका था क्योंकि यह पॉइंट पत्रलेखा जी को मिला था, क्योंकि गाना सबसे अच्छा पत्रलेखा जी का था। ऐसे ही करते करते सब लोग गाना गाते गए और सब लोगों को पॉइंट मिलता गया। फिर माधुरी जी ने गाना गाया, फिर उसके बाद जयदेव जी ने गाना गाया, अर्जुन ने गाना गाया, विवेक ने गाना गाया, उनके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि ज्योति ने भी गाना गाया। अब गाने का आखिरी राउंड चल रहा था और पॉइंट बराबरी पर थे। अब बारी गाने की आर्यन की थी। वहीं आर्यन मीरा को देख रहा था। उसे आज दोपहर वाली सारी बातें याद आ जाती है। वह पूछना चाहता था मीरा से, पर उसे सही समय नहीं लगा। वहीं अर्जुन ने आर्यन को मीरा की तरफ देखते देखा तो वह आर्यन की टांग खींचते हुए कहता है, भाई ऐसे मत देखो वरना सब तुम्हें हवशी कहेंगे और भाभी तुम्हें रूम में भी आने नहीं देंगी। अर्जुन यह सब आर्यन के कान में कहा था। आर्यन अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, वेरी फनी, चलो हटो। लड़कियां अर्जुन से कहती हैं, अर्जुन भाई आर्यन भाई को गाना गाने को कह दो वरना हार आपकी हो जाएगी और जीत हम जाएंगे। अर्जुन महिला मंडल को कुछ जवाब नहीं देता है और आर्यन को गाना गाने के लिए फोर्स करता है। आर्यन तुम्हें अच्छे से गाना ही होगा, इन्हें दिखाना ही होगा कि लड़के भी लड़कियां से कम नहीं होते। आर्यन मीरा को देखते हुए अपने मन में कहता है, कितने धोखे और कितने सारे राज अपने मन में छुपाए रखे हैं तुमने, और तुम किसी को बताना भी नहीं चाहती हो। तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही था, बस तुम्हें बहाना मेरा नाम का चाहिए था। फिर वह मीरा को देखते ही आगे गाना शुरू करता है, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, तूने जिस तरह से लूटा आहट भी ना होने दी, तूने जिस तरह से लूटा आहट भी ना होने दी, मुझे अपना नशा कराया और आदत भी ना होने दी, मुझे अपना नशा कराया और आदत भी ना होने दी, कितना लूटा है तुमने। वहीं सब लोग आर्यन के इस गाने को सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको पता चल रहा था कि यह गाना मीरा के लिए आर्यन गा रहा है। वहीं आर्यन के इस गाने को सुनकर मीरा के चेहरे पर एक अनकही मुस्कान आ जाती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी को घायल करने में कायम आए। मीरा अपने मन में कहती है, तो आपने मेरे बारे में कुछ सच जान लिया होगा। फिर से आर्यन गाना फिर वो आर्यन का गाना सुनने लगती है। फिर कुछ देर बाद आर्यन का गाना खत्म होता है। सब लोग तालियां भी बजा रहे थे और आर्यन की तरफ गुस्से से भी देख रहे थे। अर्जुन को आर्यन का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं मीरा मुस्कुरा रही थी और अपने मन में कह रही थी, गाने की मेरी बारी है, देखते जाओ आगे आर्यन सिंह राठौर, तुम्हारे धोखे का जवाब मैं कैसे देती हूँ। सिद्धि सबसे कहती है, अब बारी है हमारी भाभी की, जो इस गाने के जवाब में एक गाना गाने वाली है। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है, देखते जाओ आर्यन सिंह राठौर, तुम्हारे इस गाने का जवाब मैं कैसे देती हूँ।
वहीं आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे कुछ राज जो तुमने छुपाए हैं ना, वह जल्दी ही मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। जो तुमने इस अलवर को हमारे नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया है, उस धोखे को मैं सामने लाऊंगा। मीरा एक डेविल स्माइल देते हुए आगे गाना गाती है। मीरा के गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, दिल टूटा लेकर मुस्कुराने चलना सिखा दिया, धोखे ने तेरे हमें संभलना सिखा दिया, ओ मर मर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे। मीरा की यह लाइन गाते ही सब लोग मीरा की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रिद्धि सिद्धि ज्योति भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था मीरा आर्यन को जवाब देगी, पर ऐसा देगी उन्हें पता ही नहीं था। फिर सब लोग मीरा का गाना सुनने लगते हैं। मीरा का गाना सुनते ही आर्यन अपने मन में कहता है, यह था मेरे गाने का जवाब तुम्हारे पास मीरा। फिर वह भी मुस्कुराने लगता है। वहीं मीरा गाना गाते वक्त अपने अतीत के बारे में सोच रही थी और उसी के साथ ही आगे की बोल गा रही थी। कुछ देर बाद गाना खत्म हो जाता है और सब लोग मीरा के लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी के साथ मीरा की टीम जीत जाती है। रात के 1 बज रहे थे, अंताक्षरी खत्म हो गई थी और वहीं सब लोग हॉल से उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। आर्यन और मीरा भी अपने कमरे में आ चुके थे, बस सोने की तैयारी कर रहे थे। मीरा के लिए आर्यन के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, जिसके जवाब उसके पास बिल्कुल नहीं था। मीरा जो कि आने वाले कल के बारे में सोच रही थी, उसके पास अब एक दिन रह गया था, क्योंकि एक दिन बाद वह एक ऐसा खेल शुरू करने वाली है जिससे उसकी हस्ती भी मिट सकती है और वह मिटा भी सकती है। कुछ देर बाद मीरा चेंजिंग रूम से एक नाइट ड्रेस पहनकर आई और बेड पर जाकर लेट गई। वहीं आर्यन ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था और खुद की सोच में गुम था। मीरा की नज़र भी आर्यन पर थी। वहीं मीरा आज उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रही थी, पर कहे कुछ नहीं रही थी। आर्यन ने भी नॉर्मल आउटफिट पहन लिया था, इसलिए वह ड्रेसिंग टेबल से उठकर बेड की तरफ जाने लगा। जब वह बेड के पास आता है तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मीरा ने इस बार बेड के बीचों बीच तकिया लगा रखे थे और उसके साथ ही बेड के बीचों बीच एक रस्सी भी लगा दी थी। आर्यन को यह देखकर गुस्सा भी आने लगता है और घूर कर मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, यह क्या हाल बना रखा है मेरे बेड का। मीरा नॉर्मल आवाज में कहती है, कुछ नहीं, बस एक बॉर्डर खींच दी है। आर्यन मीरा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, हाँ वह मुझे भी दिख रहा है, तुमने बॉर्डर खींचा है, पर मेरे बिस्तर पर क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम नीचे सो सकती हो। मीरा आर्यन की इस बात पर बेड से उठती है और वहीं पर आलती पालती मार कर बैठ जाती है। आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर राठौर, आप शायद भूल गए होंगे, जो यह मेरा भी बेड है, यह कमरा मेरा भी है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ मीरा सिंह सोलंकी, बस तुम यह उलूल जुलूल हरकतें मेरे बिस्तर पर ना करो और ये तकिया और रस्सी यहाँ से हटाओ। मीरा अपना मुंह चढ़ाकर बोलती है, यह तो यहाँ से नहीं हटेगा, आपको जो करना है वह कर लो। आर्यन भड़कते हुए कहता है, मैंने कहा इसे हटाओ, वरना। आज दोनों की लड़ाई हो रही थी। यह कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि आए दिन दोनों झगड़ते रहते थे, पर लड़ाई में आज कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, वरना क्या कर लेंगे आप? आर्यन बोला, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, पहले यह कचरा हटाओ मेरे बेड से। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, आप तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने बिस्तर पर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर खींच दी हो और आपको मैंने उस कंगाल पाकिस्तान को दे दिया हो। आर्यन कुछ नहीं कहता है। कुछ सोचते हुए उसके मन में ख्याल आता है और वह मीरा को उसकी असली सरनेम से बुलाते हुए कहता है, मीरा रावत, यही है ना तुम्हारा असली नाम? मीरा आर्यन के इस अनएक्सपेक्टेड सवाल से मीरा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और आर्यन की तरफ देखने लगती है। उसे भी पता चल चुका था कि आर्यन ने उसकी जांच पड़ताल करवाई थी और उसे यह भी पता चल चुका था कि आर्यन को कौन कौन सी जानकारी पता है। अगर वह नहीं चाहती ना तो आर्यन को कोई भी जानकारी नहीं मिलती, बस उसे थोड़ी सी ढील दे रखी थी आर्यन को उसके सच्चाई तक पहुंचने के लिए। वह मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, रावत, बहुत दिनों से मुझे इस सरनेम से हमें किसी ने पुकारा नहीं है। आज आपके मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अपना जासूस वाला दिमाग लगा ही लिया और आपको मेरा असली सरनेम पता चल गया। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरे रावत कहने पर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? मीरा हंसते हुए कहती है, हैरानी किस बात की पतिदेव जी? अगर हम नहीं चाहते ना कि हमारी जानकारी तक कोई ना पहुँचे तो परिंदा भी हमारी जानकारी तक नहीं पहुँच सकता था, पर हम चाहते थे आप यहाँ तक पहुँचे, इसलिए हमने आपको थोड़ी सी ढील दे दी।
आर्यन मीरा की इस बात पर उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो और तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आर्यन की इस बात पर मीरा की चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, जो आप सोच रहे हैं ना आर्यन सिंह, वही। मीरा की यह बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है और वह मीरा को ऐसे देखने लगता है जैसे किसी शतरंज खिलाड़ी को देख रहा हो। फिर आर्यन एक नया सवाल दागते हुए कहता है, तुम्हारा मकसद क्या है जो तुम यहाँ आई हो? तुमने उस दिन भी मकसद की बात की थी और आज मैंने पता करवाया तो तुम्हारा संबंध राजस्थान से है और उसमें एक बात बहुत अजीब है, तुम्हारा संबंध जोधपुर से भी है। उन्हीं की रॉयल फैमिली का सरनेम भी तुम्हारे पास है, रावत। आर्यन की यह बात सुनकर मीरा की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसे बस रावत सरनेम का ही पता था, पर आर्यन इतना आगे बढ़ जाएगा उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मीरा को लग गया था कि आर्यन बस उसके सरनेम और उसकी बहन या भाई तक ही जानकारी आई इकट्ठा करेगा, पर आर्यन अब बहुत आगे बढ़ चुका था। मीरा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वहीं मीरा खुद को ही शतरंज के खेल का खिलाड़ी समझ रही थी, पर आर्यन भी उससे एक कदम आगे निकला। वहीं आर्यन को मीरा के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा हो गया था कि उसने जो तीर छोड़ा है वह सही निशाने पर लगा है। फिर भी मीरा अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करते हुए और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नार्मल करते हुए कहती है, मीरा, जोधपुर से क्या संबंध है मीरा का, और मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगी। इतना कहकर वह बिस्तर पर लेट जाती है और ब्लैंकेट अपने चेहरे पर ओढ़ लेती है। आर्यन को आज भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वह मीरा को ऐसे करते देख फिर से किसी सोच में गुम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी के कमरे में जगत सिंह जी और पत्रलेखा जी, उनके साथ ही जयदेव और माधुरी जी भी थे। माधुरी अलसाई आवाज में कहती है, जीजी आपने हमें इतनी देर रात को यहाँ क्यों बुलाया? जयदेव जी भी कहते हैं, भाभी सा अगर कोई ज़रूरी काम है तो बता दीजिए हमें, हम कर देंगे। पत्रलेखा जी जगत सिंह जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, हमें आप तीनों को कुछ बात बतानी है जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बताइए रानीशा, क्या बात बतानी है आपको? संकोच मत कीजिए, आप खुलकर बात कर सकती हैं। अगर कोई ज़रूरी बात है तो बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, आपको तो पता है ना। फिर पत्रलेखा जी गहरी सांस लेती हैं और तीनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, हमें आपको मीरा के बारे में एक ज़रूरी बात बतानी है। माधुरी जी पत्रलेखा जी की बात सुनकर कहती है, मीरा ने क्या कर दिया जीजी, जो आप उसकी बात करने के लिए हमें इतनी रात को यहाँ बुलाया? फिर वह माधुरी जी की तरफ देखते हुए कहती है, माधुरी, हम आज आपको मीरा की एक सच्चाई बताने वाले हैं जिससे आप लोग अनजान हैं। सभी लोग आश्चर्य से एक साथ कहते हैं, कैसे सच्चाई है? फिर पत्रलेखा जी उनकी तरफ देखते हुए कहती हैं, आपको पता है ना कि 7 साल पहले जोधपुर में क्या हुआ था? जगत सिंह जी अपनी नज़रें कठोर करते हुए कहते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं रानी सा कि 7 साल पहले जोधपुर में क्या हुआ था? अपनों के धोखे ने ही अपनों की जान ले ली थी। उस रात ऐसे खून की होली खेली गई थी जिससे पूरा जोधपुर कांप उठा था। अपने ही सगे भाई की जान लेते हुए शैतान सिंह को जरा भी शर्म नहीं आई। फिर वह पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, इससे मीरा का क्या संबंध है? पत्रलेखा जी अपनी नज़रें सबकी तरफ करते हुए कहती हैं, संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मीरा और कोई नहीं, जोधपुर की बड़ी राजकुमारी है। यह बात सुनकर जगत सिंह जी और जयदेव जी, इनके ऊपर तो बिजली गिर गई थी। माधुरी जी जो कि नींद में थी, उनके ऊपर किसी ने ठंडा बर्फ का पानी डाल दिया हो, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ हैरान होते हुए देखते हुए कहते हैं, आप यह क्या कह रहे हैं? आपको पता कैसे है? आप क्या है, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? पत्रलेखा जी ने कहा, हमने जो कहा वह सच है राणा सा। माधुरी जी हकलाते हुए कहती हैं, आपको यह कैसे पता, और आपको ये किसने बताया? पत्रलेखा जी सबके सवाल सुनकर कहती है, हमने जब मीरा को पहली बार मंदिर में देखा था तभी हमें पता चल गया था कि मीरा और कोई नहीं, प्रताप की बेटी है। हमें यह भी पता चल चुका था कि आर्यन ने गुजरात में शादी कर ली है। यह बात सुनकर सब लोग और भी हैरान हो जाते हैं। जगत सिंह जी अपनी हैरान होते हुए कहते हैं, अगर मीरा ही प्रताप की बेटी है तो शैतान सिंह ने उसे क्यों नहीं पहचाना? जयदेव जी भी कहते हैं, हाँ भाभी सा, शैतान सिंह तो उसे करीब से जानता था ना, तो उसने मीरा को क्यों नहीं पहचाना? पत्रलेखा जी दोनों के सवाल सुनकर कहती है, भाई सा और राणा सा, हमें पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल और हम उनके जवाब एक एक कर देते हैं।
रही बात शैतान सिंह के ना पहचानने की, तो इसलिए नहीं मीरा को पहचाना नहीं पाया क्योंकि मीरा 7 साल पहले ही विदेश से अपने घर लौटी थी। प्रताप ने अपनी तीनों संतानों को उनके जन्म के बाद ही विदेश में भेज दिया था उनकी सुरक्षा के लिए। पर जब तीनों छुट्टियों में घर आए तब यह हमला हुआ। तब शैतान सिंह ने उनका चेहरा तो देखा था, पर उसे याद ना रहा क्योंकि उसने भी बचपन से तीनों को देखा नहीं था। और आपके मन में एक सवाल पनप रहा होगा कि मीरा यहाँ क्यों है, तो इसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, मीरा और आर्यन की शादी यह खुद सोमनाथ ने तय की थी। और रही बात मीरा के यहाँ आने की, तो मीरा एक कारण है यहाँ आने का, वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है। यह बात सुनकर सब लोग और भी हैरान हो जाते हैं। फिर जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने तो बड़ी जल्दी बता दिया रानी शाह हमें, और कुछ दिन रहने देती, फिर खून खराबा होता, उसके बाद बताती। आप जो यहाँ एक एक करके बम फोड़ रही हैं ना, हमें तो यह सहन नहीं हो रहा है। हमारी उम्र का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि इतने सारे बम फोड़िए ना, क्यों एक एक कर हम पर डायनामाइट फेंके जा रही हैं आप। पत्रलेखा जी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें वक्त ही नहीं मिला राड़ा सा बताने के लिए। जब वक्त मिला तब वक्त ही नहीं हमारे पास। जगत सिंह जी, और क्या रह गया है हमारे पास, और वक्त क्यों नहीं है? माधुरी जी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ जी बताइए वक्त क्यों नहीं है? पत्रलेखा जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मीरा परसों ही उनके पास जाने वाली है और मौत के खेल का आमंत्रण देने वाली है। उसने ठान लिया है कि उसे किसी भी हालत में अपनी रियासत लेनी है और उस पर एक उत्तराधिकारी बैठाना है। माधुरी जी कंफ्यूज होते हुए कहती हैं, पर उत्तराधिकारी तो लड़का होता है और मीरा तो लड़की है, वह कैसे जोधपुर के सिंहासन पर बैठ पाएगी? जगत सिंह जी सोचते हुए कहते हैं, नहीं माधुरी, मीरा नहीं बल्कि मीरा का भाई बैठेगा, प्रताप का बेटा। मीरा जिंदा है तो उसके दोनों भाई बहन भी जिंदा होंगे। पत्रलेखा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी सही कहा आपने, मीरा का भाई जिंदा है, बस इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं है, वह कोमा में है। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोमा में है, वह भी कैसे? पत्रलेखा जी अपने चेहरे पर उदासी वाले भाव लाते हुए कहती हैं, 7 साल पहले उसके दिमाग के पास से गोली गुजरी थी, उसी के साथ उसके दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई और वह कोमा में चला गया। मीरा ने उसे अपनी बहन के साथ अमेरिका ट्रीटमेंट के लिए भेजा है और अब उसमें सुधार भी आने लगा है, कुछ दिन बाद होश में भी आ जाएगा। जगत सिंह जी पत्रलेखा जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, रानी साहब आपको इतना सब पता है और अब जाकर आप यह सब हमें बता रही हैं। आपको पता है आपने कितनी बड़ी जानकारी छुपाई है? यह भी कह रही हैं 2 दिन बाद मीरा उन्हें ललकारने भी जा रही है। अगर वह उन चारों को ललकारेगी तो फिर से मौत के मंजर शुरू हो जाएंगे और फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और वही खूनी खेल शुरू होगा। वहीं रात के 3 बज रहे थे। आर्यन और मीरा आराम से सो रहे थे। तभी मीरा को कुछ होता है और वह नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ, पापा। यही शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। जब कमरे में मीरा के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ गूंजने लगती है तो आर्यन की भी आंख खुल जाती है। झट से उठकर मीरा की तरफ देखने लगता है। वहीं मीरा अभी भी चिल्ला रही थी। शायद मीरा बुरा सपना देख रही थी। फिर से मीरा चिल्लाती और रोने लगती है, पापा, हमें नहीं जाना, आपसे दूर, हम नहीं, हम यहीं रहेंगे। वहीं मीरा को ऐसे चिल्लाते देख आर्यन को भी डर लगने लग जाता है। वह बीच में रखे हुए तकिया और रस्सी को हटाता है और मीरा के पास जाकर उसे थपथपाने लगता है और बेचैनी से कहता है, मीरा उठो मीरा। यह कहकर वह फिर से थपथपाने लगता है। इतना सब करके भी मीरा नहीं उठती है। आर्यन अब बेचैन हो रहा था और उसे घबराहट भी हो रही थी। मीरा के चिल्लाने और रोने की आवाज़ पर पत्थर भी पिघल जाए। मीरा फिर से सपने में रोते हुए कहती है, पापा, हम नहीं चाहेंगे आपसे दूर, हमें आपके पास ही रहना है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। इतना कहकर वह फिर मीरा रोने लगती है। वहीं आर्यन से मीरा की हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर वह मीरा को गले लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी फिर से उसके मुंह से रोते हुए चिल्ला रही थी मीरा, माँ। मीरा को यह सपने काफ़ी दिन बाद आए थे, क्योंकि मीरा को जब भी ऐसे बुरे सपने आते थे, इसके पीछे का कारण था उसका काला अतीत में हुई घटनाओं को मीरा भुला नहीं पा रही थी। कैसे उसके महल पर हमला हुआ, कैसे उसके सामने उसके पापा को मौत के घाट उतार दिया था, कैसे उसने अपने मरते हुए पापा को वचन देकर वह अपने भाई और बहन के साथ भागी थी। यही सब मीरा को याद आ रहा था। वहीं आर्यन मीरा की हालत को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके मुँह से जो शब्द निकल रहे थे वह किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी
काफ़ी थे। आर्यन मीरा के चेहरे को सहलाते हुए मीरा से बोलता है, शांत हो जाओ मीरा। मीरा आर्यन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, कौन सा सपना है जो तुम्हें इस हद तक तोड़ के रख दिया है? जो मीरा मेरे सपने को मेरा मुकाबला करने के लिए डट कर खड़ी रहती है, जो मीरा मेरे सामने मेरा मुकाबला करने के लिए डटकर खड़ी रहती है, इस बुरे सपने से कमज़ोर हो रही है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? ऐसा भी क्या गहरा नाता है तुम्हारा राजस्थान से और जोधपुर से जो तुम्हें तुम्हारे सपने में बार बार आकर तुम्हें परेशान कर रहा है? मीरा फिर से रोने लगती है। वहीं मीरा को ऐसे रोते देख आर्यन के दिल में हजारों सुइयां चुभ रही थी। ऐसा किस लिए था यह आर्यन को भी नहीं पता था। कुछ दिनों में ही आर्यन को मीरा के साथ एक अपनापन का रिश्ता महसूस होने लग गया था। आर्यन को यह एहसास होना बाकी था। वहीं मीरा फिर से रो रही थी और आर्यन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मीरा का चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है। वहीं आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। मीरा के करीब लेट कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। वहीं आर्यन के करीब आकर मीरा को प्रोटेक्टिव महसूस हो रहा था। वहीं वह होश में नहीं थी। मीरा को गले लगाकर उसे अपने मन में सुकून का एहसास हो रहा था। फिर धीरे धीरे कर आर्यन उसे सहलाते जा रहा था और उसे समझाते जा रहा था। और जैसे ही मीरा आर्यन की बाहों में आती है, वह रोना बंद कर देती है और उसे बुरे सपने आना भी बंद हो जाते हैं। यह देखकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं मीरा अब सुकून से सो रही थी। आर्यन ने उसे गले लगा लिया था। फिर दोनों कुछ देर बाद इसी हालत में सो जाते हैं। जोधपुर रात के 3 बजे शैतान सिंह अपने कमरे की गैलरी में आकर बैठा हुआ था। वहां पर वह सिगरेट की कश लगा रहा था, अपने मुंह से धुएं के छल्ले बना रहा था। फिर वह चांद की तरफ देखता है और कहता है, जो मैंने इतने सालों से सपना देखा था वह पूरे होने की कगार पर आ गया है। पर यह सपना जल्द ही टूटने वाला है। क्या मेरे नसीब में यह रियासत नहीं लिखी है? इसी रियासत के लिए तो हमने अपनों को भी धोखा दिया और उन्हें मौत के घाट उतारा था। किस लिए? बस इस रियासत के लिए। अब यह रियासत हाथ में आते ही फिर से हाथ में से छूटने लगी है। मैंने उसे मरा हुआ समझा, वह तो जिंदा है और वापस आ रही है अपनी रियासत लेने। पर मैं यह होने नहीं दूंगा। मेरे सालों से देखा हुआ ख्वाब ऐसे टूट नहीं सकता और ना ही मैं इसे टूट कर बिखरने दूंगा। वह आएगी तो यहाँ से उसकी लाश जाएगी। किसी को पता नहीं कि वह जिंदा है। अगर हमने उसे फिर से मार भी दिया तो कोई हमसे पूछने वाला नहीं रहेगा। यह रियासत मेरी हो जाएगी और हमेशा मेरी बनकर रहेगी। फिर शैतान सिंह फिर से सिगरेट का कस लेने लगता है और धुएं के छल्ले उड़ाने लगता है। फिर वह जेब से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल लगा देता है। कॉल की रिंग जा रही थी। अभी कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कोई कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव होते ही शैतान सिंह झट से बोलता है, जल्दी से आदमियों को तैयार करो, परसों हमें किसी का शिकार करने के लिए जाना है। उधर से एक शख्स बोलता है, जी मालिक, जैसा कहें आप। सुबह का वक्त अलवर सुबह के तकरीब 6 बज रहे थे। सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरना शुरू कर दिया था। वहीं आर्यन के कमरे में सूरज की मध्यम रोशनी प्रवेश कर रही थी। वहीं आर्यन और मीरा दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वहीं अब मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई थी। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने आर्यन का चेहरा होता है और उसका एक हाथ आर्यन की पीठ पर था और आर्यन का एक हाथ मीरा की पीठ पर था। दोनों एक दूसरे को ऐसे चिपके हुए थे जैसे किसी ने उन्हें फेविकोल से चिपका दिया हो। वहीं खुद को आर्यन के पास ऐसा पाकर मीरा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती है। वह आर्यन के हैंडसम चेहरे को देखने लगती है और देखते हुए उसे गुस्सा भी आने लगता है। इसी के साथ वह उठने की कोशिश कर रही थी पर वह उठ नहीं पा रही थी क्योंकि आर्यन ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ के रखा हुआ था। मीरा को अब आर्यन पर गुस्सा भी आने लग गया था। बहुत प्रयास करने के बाद भी मीरा असफल रहती है। फिर वह अपने मन में कहती है, कैसे जोक की तरह मुझसे चिपक गए हैं, छुटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब उसके गुस्से का पारा हाई हो जाता है और जोर से आर्यन को धक्का देती है और आर्यन सीधा एक ही धक्के से बेड के नीचे गिर जाता है और बेड से नीचे गिरते ही उसकी नींद खुल जाती है और वह जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मेरी कमर, मर गया मैं तो। वहीं मीरा बेड से उठती है और आर्यन की तरफ गुस्से से देखने लगती है और वहीं आर्यन मीरा को दर्द और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वह फिर से कराहने लगता है, मार डाला रे,
पत्नी हो या डायन हो जो अपने पति को इस तरह मारने पर तुली हो। और यह कैसा उठाने का तरीका है तुम्हारा? मुझे आराम से भी उठा सकती थी ना, या बेड से नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मीरा आर्यन की तरफ गुस्से से देखती है और चिल्ला कर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़कर सोने की? आर्यन मीरा की तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें कहाँ पकड़कर सोया, मैं तो बस सो ही रहा था, तुमने मुझे धक्का दिया। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए जो तुम मुझे ऐसे उठा रही हो और बेड के नीचे फेंक रही हो। मीरा फिर से चीखते हुए कहती है, आर्यन सिंह राठौर, धूर्त इंसान, कितने झूठ बोलोगे तुम? फिर आर्यन आर्यन फिर से मीरा को देखने लगता है जैसे किसी पागल इंसान को देख रहा हो। फिर आर्यन मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने कहा मैं तुम्हें पकड़कर सो रहा था, पर तुम भी तो मुझे गले लगाकर सो रही थी ना। तुम ही हो मीरा जिसने मेरा डिसएडवांटेज उठाया है। मैं तो बेचारा अबला मर्द हूँ जो पत्नी से पीड़ित है। आर्यन की ऐसी बातें सुनकर मीरा को और भी गुस्सा आ जाता है, पर वह कुछ नहीं कहती है, बस बेशर्मी भरी आज आर्यन की एक्टिंग को देखती रहती है। वही आर्यन आगे कहता है, जो तुमने मुझे फेंका है ना बिस्तर से, वह साफ साफ बयां कर रहा है कि मैं पत्नी पीड़ित पुरुष हूँ। मैं तुम्हारा पर्चा पुरुष मंडल के अध्यक्ष को दूंगा। इतना कहकर वह फिर से एक्टिंग करने लगता है। मीरा को भी सहन नहीं होता है और वह आर्यन के पास जाकर कहती है, बस कीजिए आर्यन सिंह राठौर, कितनी घटिया एक्टिंग करते हैं आप। मुझे यह साफ साफ बताइए, आप मेरे करीब क्यों सो रहे थे? आर्यन अब सीरियस होते हुए मीरा को अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम ही पूछो अपने मन से, मैं तुम्हारे इतने करीब क्यों गया था? मीरा कि आर्यन का इतना करीब होना उसके लिए उसकी दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अब मीरा की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज चल रही थी। आर्यन के चेहरे को देख रही थी और उसकी नज़र आर्यन के गुलाबी होठों पर ठहर जाती है। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करने लगती है और अपने हाथों की मुट्ठियां कस कर लेती है और आर्यन की तरफ देखने लगती है। मीरा आर्यन से धीमी आवाज़ में कहती है, हमें छोड़िए। वहीं आर्यन मीरा के इतना कहने पर उसे छोड़ देता है। फिर वह मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मजाक की बातें बहुत हो गई। तुमने कहा था ना मैं तुम्हें पकड़ कर सोया था। मीरा हाँ में सिर हिलाकर उसकी तरफ देखती है जैसे कि नज़रों से कहना चाह रही हो, और आगे बताओ ना। आर्यन आगे बताना शुरू करता है, मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ के रखा था कि तुम रात को चिल्ला रही थी और अपनी नींद में रो रही थी। तुम्हारे माथे से पसीना टपक रहा था और तुम्हारा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ कर रखा था। आर्यन के मुंह से यह सब जानकर मीरा और भी हैरान हो जाती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। यह बात उसे भी पता थी कि उसे भयानक सपने आते हैं। उसका अतीत सपने में आकर डराने लगते हैं और जो सच्चाई से वह सालों से भाग रही थी उसका एहसास दिलाने हर बार आ जाते हैं। जो उसके अतीत के काले घाव थे वह हर महीने हरे हो जाते थे। अब मीरा का अतीत के जख्म एक नासूर बन गया था जिसका कोई इलाज नहीं था। बस उस सपने का एक ही इलाज था कि जिस हिस्से में चोट लगी है उसे काट कर फेंक देना चाहिए। वैसा ही जिसने मीरा का अतीत खराब किया है, मीरा उसे काट कर फेंक दे। तो दोस्तों आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।